घने जंगल के बीच एक गुफा थी। गुफा के अंदर केवल एक मशाल जल रही थी। उसी गुफा के अंदर एक बूढ़ी औरत एक गोल घेरे के भीतर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ रही थी। कुछ देर बाद मंत्र पढ़कर वो बोली, राक्षस प्रकट हो जाओ, प्रकट हो राक्षस, प्रकट हो। अगले ही पल वहां काला धुआं फैल गया और एक राक्षस प्रकट हो गया। बता काली डायन, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तुझे अपना वचन याद दिलाने के लिए। अब समय बहुत नजदीक है। ठाकुर का बेटा जंगल में जरूर आएगा और मैं उसकी सारी शक्तियां खींच लूंगी। उसके बाद जैसा तूने वचन दिया है, क्या तू मुझे अमर बना देगा? राक्षस हंसने लगा। अमर होना हर कोई चाहता है, लेकिन अमर होना इतना आसान नहीं। तुझे इतना विश्वास है कि ठाकुर का बेटा जंगल में आएगा? काली डायन हंसने लगी। उसे आना ही होगा। तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने इसके लिए वर्षों इंतजार किया है। तो ठीक है, जब तू उसकी सारी शक्तियां छीन लेगी, तब तुझे एक अनुष्ठान करना होगा और उसी अनुष्ठान के पूरा होने के बाद ही तुझे अमृत प्राप्त होगा। इतना कहकर राक्षस वहां से गायब हो गया। काली डायन की आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं। शंकरपुर गांव में आदित्य नाम का एक सुंदर युवक रहता था। आदित्य अपनी हवेली से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पिता जमींदार विक्रम ठाकुर वहां आए। क्यों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई आदित्य? पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं रोज सुबह सुबह खेतों का निरीक्षण करने जाता हूँ और अपने मित्र सूरज से भी मिलने जाता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह एक बात फिर कहूंगा, जंगल की गहराई में जाने की गलती मत करना। पिताजी, आप भी ना, बचपन से आपने मुझे कभी जंगल जाने ही नहीं दिया, तो गहराई की तो बात ही दूर है। लेकिन ये बताइए, आखिर क्यों? मतलब मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं दूसरे ठाकुरों के पुत्रों की तरह जंगल में जाकर बढ़िया मस्त शिकार करूं। एकदम गर्व महसूस होगा। देखो ना पिताजी, दूसरे गांव के ठाकुर मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मुझे शिकार करने से डर लगता है। बताइए भला। विक्रम ठाकुर क्रोधित हो गया। दूसरे ठाकुर क्या सोचते हैं हमें इसकी परवाह नहीं है, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए बस इतना समझना जरूरी है कि अगर मैं तुम्हें जंगल में जाने से मना कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह तुम्हारी भलाई है। अब आगे कोई सवाल मत पूछो, जा सकते हो तुम, जाओ। आदित्य चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद विक्रम ठाकुर हवेली के बगीचे में बैठ गया। तभी उसकी पत्नी कौशल्या वहां पहुंची। आप आदित्य को जंगल में शिकार करने क्यों नहीं जाने देते? ये तुम कह रही हो कौशल्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक तरह से हम पर श्राप है। इसी श्राप की वजह से मैं अपने बेटे को जंगल में नहीं जाने देता। क्या तुमने कभी जंगल में जाते देखा है हमें? बताओ, जबकि मुझे भी उसकी उम्र में शिकार करने का बहुत शौक था। अरे हम तो, खैर छोड़ो, लेकिन हमने अपने परिवार पर मंडराते खतरे की वजह से अपना शौक त्याग दिया। इतना कहकर विक्रम ठाकुर वहां से चले गए। उधर आदित्य अपने विशाल खेत में एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी वहां उसका मित्र सूरज आ गया। लो भैया, यहाँ बैठे हो। तुमको हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे, पूरे गांव में ढूंढ डाले। यहाँ कहाँ बैठे हो भाई? मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन फिर कुछ सोचकर यहीं बैठ गया। हैं?
क्या बात है भाई, आज तो लगता है फूल की खुशबू गायब हो गई, सूरज की रोशनी गायब हो गई और तुम्हारे चेहरे का तेज गायब हो गया। क्या बात है भाई, बड़े उदास लग रहे हो, क्या हो गया? उदास नहीं रहूं तो क्या करूं? मेरा जंगल जाने का मन करता है, लेकिन पिताजी मुझे जाने ही नहीं देते। दूसरे ठाकुर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने कई बार पिताजी से पूछा कि क्यों नहीं जाने देते, क्यों क्यों क्यों, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देते। बस यही कहते हैं कि मेरी भलाई है, भलाई है। मैं क्या बोलूं? सूरज गहरी सोच में डूब गया। कोई बात नहीं, अपना मन छोटा मत करो। मेरा भी शिकार करने का मन है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, क्या कहते हो? ये सुनकर आदित्य चौंक गया। लेकिन पिताजी। ओहो, बस भी करो पिताजी पिताजी, पिताजी की पूंछ हो क्या है? अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे कि हर बात में पिताजी पिताजी, बताइए मुझे क्या करना है। अरे इतनी पिताजी की आज्ञा ना मानो भाई, हम शिकार करके जल्दी वापस आ जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तुम उन्हें अपना शिकार के किस्से सुनाओगे ना, तब वो कहेंगे कि हाँ, ये बेटा है मेरा, ठाकुर का बेटा। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसे कुछ याद आया और वो उठकर खड़ा हो गया। और तेरी, ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा, गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उसे तालाब की ओर जाते हुए देखा है। जा भाई जा जा, उससे मिलना ज्यादा जरूरी है। शिकार बेकार तो गया, कहीं तू शिकार ना बन जाए गौरी का। चल भाग जल्दी से। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया और वहां से चला गया। सूरज गांव के मुखिया का पुत्र था और आदित्य का बचपन का मित्र था। गौरी एक साधारण लकड़हारे की पुत्री थी। आदित्य और गौरी एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके इस रहस्य को केवल सूरज ही जानता था। कुछ देर बाद आदित्य गांव की सीमा पर स्थित तालाब के किनारे पहुंचा, जहां गौरी बैठी हुई थी। मुझे यहाँ बैठे हुए कितना समय हो गया है, तुम्हें अंदाजा भी है? लेकिन तुम्हें अपने दोस्त से फुर्सत मिले तभी तो मेरी याद आएगी। इधर तो देखो, अरे देखो तो सही मेरी तरफ। चलो मान भी जाओ, गुस्सा छोड़ो मेरी तरफ, अब देख लो। देखो देखो। चलो ना, गुस्सा छोड़ो। सच बताऊं तो क्या है कि आज सुबह पिताजी की वजह से मेरा मन थोड़ा खराब हो गया था। इस वजह से मैं अपने खेत में जाकर बैठ गया था। आखिर तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्या कह दिया? क्या वही रोज की बात, जंगल मत जाना, तुम्हारी भलाई के लिए है, शिकार करने की भूल मत करना, ब्ला। अब क्या बोलूं अब। आखिर तुम अपने पिता से पूछते क्यों नहीं कि वो तुम्हें जंगल में क्यों नहीं जाने देते? अरे बहुत पूछता हूँ, बताते कहाँ हैं, बस एक ही बात कहते हैं, भलाई के लिए, भलाई के लिए। ये सुनकर गौरी गहरी सोच में डूब गई। कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब बताओ, आखिर तुम अपने पिताजी से हमारी शादी के बारे में कब बात करोगे? क्या बताऊं, रोज सोचता हूँ कि पिताजी से तुम्हारे बारे में बात करूं, लेकिन डरता हूँ कि पता नहीं वो हमारी शादी के लिए राजी होंगे भी या नहीं होंगे। मैं क्या बोलूं। देखो आदित्य, एक ना एक दिन तो सबको पता लग ही जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी को इससे पहले किसी और से पता लगे, तुम स्वयं जाकर उन्हें बता दो। तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही पिताजी से बात करता हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद आदित्य और गौरी अपने अपने घरों की ओर चले गए। गौरी अपने घर पहुंची, जहां उसकी बूढ़ी माँ सावित्री बैठी हुई थी। दरअसल गौरी के पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। गौरी जंगल में अकेले लकड़ियां काटती और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पालन पोषण करती थी। माँ, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रही हूँ, शाम से पहले वापस आ जाऊंगी। ठीक से जाना बेटी। गौरी मुस्कुराई और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद गौरी जंगल में लकड़ियां काटने लगी। तभी वहां एक दूसरा लकड़हारा आ गया।
अरे गौरी, जब जब तुम्हें लकड़ियां काटते हुए देखता हूँ बड़ा अफसोस होता है। जीवन लकड़ियां काटने में ही बीत जाएगा क्या? अरे भाई, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो अपने ससुराल में बैठी होती हैं। ये सुनकर गौरी क्रोधित हो गई। अपने काम से काम रखो। मेरे जीवन में ज्यादा दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं कब तक लकड़ियां काटूंगी और कब मेरी शादी होगी, ये जानने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अब दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरा लकड़हारा हंसने लगा। अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। तुम भी अपने पिता की तरह ही हो। वो भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। गौरी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार चली गई और शाम तक लकड़ियां बेचकर अपने घर वापस आ गई। अगले दिन आदित्य अपने पिता विक्रम ठाकुर के पास गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऐसी क्या बात करनी है जिसे बताने में तुम इतना हिचकिचा रहे हो, डर रहे हो? क्या बात है, बताओ। पिताजी, मैं कि मैं एक बात, मतलब एक लड़की गांव की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। मैं गांव की एक लड़की से प्रेम करता हूँ, ये कह रहा था। ये सुनकर विक्रम ठाकुर चौंक गया। प्रेम करते हो? किससे प्रेम करते हो तुम? हमारे गांव की गौरी से। ये सुनते ही विक्रम ठाकुर तुरंत खड़ा हो गया। इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना। मत भूलो कि तुम इस गांव के जमींदार के बेटे हो और ऊपर से ठाकुर भी हो। और तुम उस 2 कौड़ी के गौरी से प्रेम करते हो, जो कि एक साधारण लकड़हारे की पुत्री है और खुद लकड़ियां काट कर अपना और अपनी माँ का पेट पालती है। तुम्हें लगता है कि मैं उसे हवेली की बहू बनाऊंगा? अरे मतलब पिताजी, आखिर गौरी में क्या कमी है? वो सुंदर है, सुशील है, बस वो धनवान नहीं है। मैं गौरी की सुंदरता से इनकार नहीं कर सकता। ये सच है कि गौरी गांव की सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि वो हमारे बराबर की नहीं है। अपने मन से गौरी का ख्याल निकाल दो। फालतू के ख्याली पुलाव मत बनाओ। इतना कहकर विक्रम ठाकुर गुस्से में अपने कक्ष में चला गया। कुछ देर बाद विक्रम ठाकुर की पत्नी कौशल्या वहां आई। आपका बेटा जवान हो गया है। जवान बेटे से इस तरह बात करना ठीक नहीं होता। और वो गौरी से प्रेम करता है। गौरी में आखिर बुराई क्या है? ये तुम कह रही हो कौशल्या? मत भूलो कि तुम जमींदार ठाकुर विक्रम की पत्नी हो। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही कि गौरी हमारे बराबरी की नहीं है। अगर मैं गौरी का विवाह आदित्य से कर दूंगा तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। दूसरे ठाकुर मेरा मजाक उड़ाएंगे। ना 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 ना, ये रिश्ता हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। अगले दिन आदित्य सिद्ध तालाब के किनारे पहुंचा, जहां गौरी बैठी हुई थी। आदित्य का उदास चेहरा देखकर गौरी चौंक गई। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आदित्य ने सारी घटना गौरी को बताई। पिताजी ने साफ साफ इनकार कर दिया गौरी। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा ही था, तुम्हारे पिताजी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। माँ को तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पिताजी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। हाँ, लेकिन जो भी हो गौरी, मैं पिताजी की ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं जीवन भर कुमारा रहूंगा। कुछ किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, सिर्फ तुमसे। गौरी भी रोने लगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती आदित्य, लेकिन हमें बड़ों के फैसलों को ठुकराना नहीं चाहिए। अगर मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ तो मैं भी जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी, लेकिन किसी दूसरे युवक से विवाह नहीं करूंगी। तभी वहां घोड़े पर सवार जमींदार विक्रम ठाकुर अपने नौकर बलदेव के साथ पहुंचा। आपका शक बिल्कुल सही निकला जमींदार जी। विक्रम ठाकुर घोड़े से उतरा
और गौरी की ओर देखा। अपने घर जाओ गौरी, और आइंदा हमारे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, जितनी जल्दी हो सके आदित्य से विवाह करने का विचार अपने मन से निकाल देना, ये तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। गौरी चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई। आदित्य ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, पिताजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। मैं शादी करूंगा तो गौरी से ही करूंगा, गौरी से, गौरी से। शांत हो जाओ, इतना उतावले होने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम अपनी बात पे कायम हो तो तुम्हें मुझसे और अपनी माँ से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो गौरी को चुन लो या अपने माता पिता को। चलो। इतना कहकर विक्रम ठाकुर अपने नौकर बलदेव के साथ वहां से चला गया। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद अपनी हवेली लौट आया। आदित्य अपनी माँ के पास गया। माँ, आप पिताजी को समझाइए ना, मैं गौरी से बहुत प्रेम करता हूँ, कहिए ना कुछ। कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तू तो अपने पिताजी का स्वभाव जानता है। वो एक बार जो ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। तभी वहां विक्रम ठाकुर भी आ गए। आदित्य ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन ये आखिरी बात है। इस बात के अलावा मैं आपकी कोई दूसरी बात नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। ये सुनकर विक्रम ठाकुर चौंक गया। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मैं गौरी से विवाह नहीं करूंगा और आपका मान रखूंगा, लेकिन गौरी के अलावा किसी और से भी विवाह नहीं करूंगा। मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, कुंवारा, कुंवारा। इतना कहकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और वो तेज कदमों से वहां से चला गया। आदित्य सीधे अपने मित्र सूरज के पास पहुंचा। चलो मित्र, चलो, आज जंगल की गहराई में चलते हैं, शिकार करना है, चलो। ये सुनकर सूरज चौंक गया। अरे अरे अरे, क्या हो गया आदित्य? तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे पिताजी जंगल में जाने से मना करते हैं। अचानक से क्या हो गया और इतने जोश में क्यों हो? देखो, मैं ज्यादा समय तक एक जगह बंधा हुआ नहीं रह सकता। मैंने कहा चलो चलो, जल्दी चलो। ये सुनकर सूरज मुस्कुराया। ठीक है, तो देर किस बात की? चलो, अपने अपने घोड़े पे सवार होते हैं और निकलते हैं, चलो। कुछ ही देर में दोनों के घोड़े जंगल की गहराई में दौड़ रहे थे। अचानक सूरज की नजर एक हिरनी पर पड़ी। आदित्य, श्श, सामने हिरनी है, इसी का शिकार करते हैं। मेरे दोस्त, ये हिरनी नहीं बल्कि हिरण है, लेकिन कोई बात नहीं, हिरण हो या हिरनी, आज तो तुम्हारा दोस्त शिकार करेगा। हिरनी शायद उनके इरादों को भांप गई और दौड़ती हुई जंगल की गहराइयों में चली गई। आदित्य और सूरज ने अपने घोड़े तेज रफ्तार से उसके पीछे दौड़ा दिए। अगले ही पल हिरनी झाड़ियों से उछलकर उनके सामने आ गई और उन्हें घूरने लगी। ये देखकर दोनों चौंक गए। दोस्त, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हिरनी इस तरह व्यवहार नहीं करती है, जरा देखो तो। तभी हिरनी की आंखें विचित्र अंदाज में चमकने लगीं। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो एक भयानक बूढ़ी स्त्री में परिवर्तित हो गई। वो काली डायन थी। आखिरकार वो समय आ ही गया ठाकुर। मुझे विश्वास था कि ठाकुर का बेटा एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएगा। इतना कहकर काली डायन दौड़कर आदित्य के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो आदित्य को लेकर वहां से गायब हो गई। अगले ही पल काली डायन आदित्य को एक गुफा के अंदर लेकर प्रकट हुई। आदित्य बुरी तरह डर गया। कौन हो तुम? इसका रहस्य
तुम कभी नहीं जान पाओगे। इतना कहकर काली डायन मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते आदित्य पत्थर का बनना शुरू हो गया। मैं तो पत्थर का बनता जा रहा हूँ। कुछ ही देर में आदित्य पूरी तरह पत्थर का बन गया। काली डायन मुस्कुराई। अब मुझे केवल विशेष अनुष्ठान करना है, उसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर दूसरी ओर सूरज हक्का बक्का खड़ा जंगल के चारों ओर देखने लगा। हे भगवान, आखिर वो बूढ़ी औरत थी कौन और आदित्य को लेकर कहाँ गायब हो गई? हे भगवान, मुझे तुरंत ये बात जमींदार ठाकुर को बतानी होगी। हाँ, हाँ, चलो। इतना कहकर सूरज तुरंत अपना घोड़ा गांव की ओर दौड़ा देता है। कुछ ही देर में सूरज हवेली पहुंचा। सूरज का घबराया हुआ चेहरा देखकर जमींदार विक्रम ठाकुर चौंक गए। क्या हुआ सूरज, क्या बात है? सूरज ने सारी घटना बता दी। अचानक से वो डायन जैसी दिखने वाली बूढ़ी औरत आदित्य को लेकर कहीं गायब हो गई है। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। आखिर आदित्य को जंगल जाने की क्या जरूरत थी? अब क्या होगा? तभी वहां जमींदार की पत्नी कौशल्या आ गई। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जमींदार की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सारी घटना कौशल्या को बता दी। अब क्या होगा? इतना कहते ही अचानक कौशल्या रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। ये क्या हुआ? मेरी पत्नी कहाँ चली गई? हाँ? ये कौशल्या, ए कौशल्या! सूरज भी ये देखकर डर गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? जमींदार विक्रम ठाकुर तुरंत हवेली से बाहर निकला और अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो जंगल की गहराई में खड़े होकर अपने पुत्र और अपनी पत्नी को आवाज देने लगा। आदित्य, कौशल्या, कहाँ हो तुम? लेकिन उसकी आवाज वापस उसी तक लौट आई। जमींदार शाम तक जंगल में भटकता रहा और फिर निराश होकर आंखों में आंसू लिए हवेली लौट आया। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी। डर की वजह से कोई भी गांव वाला हवेली में नहीं आया। रात के समय गौरी धीरे धीरे कदमों से जमींदार के पास पहुंची। मैंने आदित्य के बारे में सुना तो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई, और जब आपकी पत्नी के गायब होने के बारे में सुना तो मैं और भी परेशान हो गई। आखिर इसका क्या रहस्य है? सुबह मेरा पुत्र लापता हो गया और मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी भी गायब हो गई। इस गांव का कोई भी सदस्य डर की वजह से मेरी हवेली में नहीं आया, लेकिन तुम पहली हो जो मेरा हाल चाल लेने के लिए आई हो। इससे ये पता चलता है कि तुम मेरे पुत्र आदित्य से सच्चा प्रेम करती हो। हमें क्षमा कर देना गौरी, क्षमा कर। जमींदार रोने लगा। ये समय हिम्मत से काम लेने का है। मुझे बताइए आखिर क्या रहस्य है? आदित्य से मेरी जब भी बातचीत हुई उसने हमेशा कहा कि आप उसे जंगल में जाने से रोकते हैं, लेकिन आपने कभी कारण नहीं बताया। कोई तो रहस्य जरूर है। जमींदार ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। हाँ, 25 वर्ष पहले की बात है। उस समय हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम आदित्य की ही तरह उसी के उम्र के थे। हम अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। उस दिन भी हम जंगल में शिकार करने गए थे।
विक्रम ठाकुर एक जवान युवक के रूप में घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में जा रहा था। अचानक उसका घोड़ा बिदक गया और उन्हें नीचे गिरा दिया। घोड़े को अचानक से क्या हो गया? तभी एक वृक्ष की डाल उनके ऊपर गिर गई और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक झोपड़ी में पाया। झोपड़ी के अंदर एक सुंदर लड़की उसके शरीर पर जड़ी बूटियां लगा रही थी। विक्रम चौंक गया और उठने की कोशिश करने लगा। उठिए मत, अभी आपके शरीर में तकलीफ है। मैंने कुछ जड़ी बूटियां लगाई हैं, उनसे आपको आराम मिलेगा। आप कुछ देर तक बेहोश रहे थे। कौन हो तुम? मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चंद्रलेखा की आंखों में उदासी छा गई। मेरे पिता एक शिकारी थे, वो जंगल में ही रहते थे। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मेरे माता पिता चल बसे। अब मैं अकेली रहती हूँ। आप ज्यादा बातचीत मत कीजिए। मैंने जो जड़ी बूटियां दी हैं, उनसे आपको नींद आ जाएगी। सुबह तक आपको आराम मिल जाएगा। कुछ देर बाद विक्रम को नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह विक्रम उठकर बैठ गया। उसे अब कम दर्द महसूस हो रहा था। तभी चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए वहाँ कुछ फल लेकर आई। आप कल से भूखे हैं, इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। विक्रम को बहुत भूख लगी थी। फलों को खाने के बाद विक्रम और चंद्रलेखा बातचीत करने लगे। समय ऐसे ही बीतने लगा और कुछ दिनों बाद विक्रम पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। समय बीतने के साथ विक्रम पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। अब उसके वापस जाने का समय आ गया था। चलो, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विक्रम की बात सुनकर चंद्रलेखा की आंखों में उदासी छा गई। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए दोबारा आओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आने वाला, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रही हो। ये सुनकर चंद्रलेखा चौंक गई। क्या मतलब? मुझे तुमसे प्रेम हो गया है चंद्रलेखा। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें गांव के मंदिर में ले जाकर तुमसे विवाह करूंगा और फिर तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर हवेली ले जाऊंगा। विक्रम की बात सुनकर चंद्रलेखा मुस्कुराने लगी। तभी अचानक विक्रम के कानों में एक कड़क आवाज गूंजी। उस लड़की से पीछे हट जाओ विक्रम। वो लड़की मनुष्य नहीं बल्कि एक डायन है। विक्रम पीछे पलटा तो उसके पीछे एक साधु खड़ा था। और तुम कौन हो? एक साधु जो कनिष्क के जंगल में रहता है। क्या? कनिष्क के जंगल में तो बहुत चमत्कारी साधु रहते हैं। बिल्कुल, मैं लाल वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे रहता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें इस लड़की के साथ देखा। अपनी शक्तियों से मैंने जान लिया है कि ये लड़की एक डायन है। ये सुनकर विक्रम डर गया और तुरंत पीछे हट गया। तुम्हारी इससे मुलाकात कैसे हुई? विक्रम ने साधु को पूरी घटना बता दी। इसने सुंदर रूप बदलकर तुम्हें छल लिया। ये विचित्र डायन है। ये किसी ठाकुर से विवाह करके अपनी ही संतान की शक्तियां खींचकर अमर होने का प्रयास करती है। ये सुनते ही चंद्रलेखा क्रोधित हो गई और अगले ही पल वो अपने असली रूप में आ गई। साधु, मैं अपने मकसद के बहुत करीब थी, लेकिन तूने मेरा भेद खोल दिया। याद रखना, विक्रम का पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसके लिए तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। साधु ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने भस्म फेंकी, काली डायन काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। जाओ, यहां से चले जाओ। डायन की नजर तुम पर पड़ चुकी है और याद रखना, भविष्य में कभी भी
अपनी संतान को जंगल मत भेजना। जाओ। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। विक्रम की पूरी बात सुनकर गौरी चौंक गई। इसका मतलब अब इस समस्या का समाधान वही साधु कर सकते हैं जो कनिष्क के जंगल में लाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। गौरी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। बस मुझे अपना घोड़ा दे दीजिए, मैं कनिष्क के जंगल जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है बेटी। मैं आदित्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विक्रम ने खुश होकर अपना घोड़ा गौरी को दे दिया। गौरी तुरंत जंगल की ओर निकल गई। अगले दिन दोपहर के समय गौरी कनिष्क के जंगल पहुंच गई। वहां लाल वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु महाराज, गौरी ने साधु को पूरी घटना बता दी। जमींदार को अपने पुत्र को जंगल नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन अगर वो डायन जीवित है तो वो आदित्य की शक्तियां खींचकर अमर नहीं हो सकती। अमर होने के लिए उसे अपनी ही संतान की शक्तियां चाहिए। इतना कहते कहते साधु अचानक चुप हो गया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। विक्रम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या मतलब? बताने का समय नहीं है, चलो। साधु ने गौरी का हाथ पकड़ा और अगले ही पल दोनों वहां से गायब होकर एक गुफा में प्रकट हो गए। तू फिर आ गया साधु। आ गया, और इस बार तेरा अंत करने आया हूँ। साधु ने अभिमंत्रित भस्म आदित्य के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल आदित्य अपने असली रूप में आ गया और दौड़कर गौरी के पास पहुंचा। मैं इसकी शक्तियां खींचकर अमर होने वाली थी, लेकिन तूने सब बिगाड़ दिया। साधु ने दूसरी बार अभिमंत्रित सिंदूर डायन पर फेंका। अगले ही पल डायन कौशल्या के रूप में बदल गई। माँ, तुम? बिल्कुल, ये तुम्हारी माँ नहीं, वो डायन है। हाँ, जिस रात विक्रम और कौशल्या की पहली रात थी, उसी रात मैंने असली कौशल्या को मार दिया था और उसका रूप धारण कर लिया था। साधु ने तीसरी बार अभिमंत्रित सिंदूर फेंका। अगले ही पल डायन अपने असली रूप में आ गई और पत्थर बनकर टूट गई। अब इस काली डायन का अंत हो चुका है। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया। गौरी आदित्य को लेकर हवेली वापस आ गई। आदित्य को देखकर विक्रम बहुत खुश हुआ। आदित्य ने रोते हुए सारी घटना अपने पिता को बता दी। हाँ, हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। लेकिन अब सब अच्छा है, तो तुम दोनों का विवाह भी धूमधाम से होगा। कुछ दिनों बाद आदित्य और गौरी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ।